हेलो फ्रेंड्स, मनोज राजगुरु की पॉलिटिकल साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरे वीडियो, उनके कंटेंट और उनका प्रेजेंटेशन पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहे और एक ही प्लेटफॉर्म पर आप मेरे सारे वीडियो को एक्सेस कर सकें। थैंक यू। आज की क्लास में हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं वो है भारत की न्यायपालिका। और न्यायपालिका के तहत भी जो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट है जिसको हम सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के नाम से भी जानते हैं। उसके बारे में संविधान के अंदर क्या प्रावधान किए गए हैं, उन्हीं चीजों को हम लोग यहाँ देखने की कोशिश करेंगे। मोटे तौर पर इस पूरे टॉपिक में आपके तीन तरह के सवाल बनते हैं। पहला, सर्वोच्च न्यायालय का संगठन। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय के कार्य और शक्तियां। और तीसरा जो एक और महत्वपूर्ण विषय है वो है सर्वोच्च न्यायालय के पास एक महत्वपूर्ण शक्ति है जिसको हम जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनरावलोकन के तहत समझते हैं। तो न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, वो तीसरा एक और टॉपिक इसके अंदर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। और न्यायिक पुनरावलोकन से ही जुड़ा हुआ एक और सब टॉपिक है जिसको हम कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म यानी कि न्यायिक सक्रियता। तो ये सारी बातें इस टॉपिक के अंदर हम लोग अगली 2-3 क्लासों के अंदर कवर करेंगे। आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है सर्वोच्च न्यायालय का जो संगठनात्मक पक्ष है, उसको लेकर संविधान में किन किन बातों का प्रावधान किया गया है, वही चीज हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय से जुड़े हुए कुछ की फीचर्स यदि हम देखें, मुख्य बिंदुओं पर यदि हम चर्चा करें तो हम ये कह सकते हैं कि संविधान में भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है। एकीकृत न्याय व्यवस्था का मतलब ये है कि अगर इसको हम अमेरिका से कंपेयर करते हैं, आप लोगों ने जब अमेरिका के संविधान का अध्ययन किया था तब हमने कहा था वहां पर दोहरी न्यायपालिकाएं हैं। एक जो संघीय सूची के विषयों पर अपना क्षेत्राधिकार रखती है वो संघीय न्यायपालिका है, और दूसरा जो राज्य सूची के जितने विषय हैं जो राज्यों के अंदर कार्यरत रहती हैं वो राज्यों की न्यायपालिकाएं हैं। तो वहां न्यायपालिका का जो ढांचा है वो दोहरा ढांचा है। लेकिन इसकी तुलना में अगर हम भारत की बात करें तो भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था है। ऊपर से लगाकर नीचे तक एक समान कानूनों के आधार पर एक ही ढांचे में बंधी न्यायपालिकाओं के द्वारा न्याय प्रदान करने का कार्य किया जाता है। तो ये भारतीय न्याय व्यवस्था की एक अनूठी विशेषता है कि संघात्मक व्यवस्था होने के बावजूद हमारे यहाँ पर एकीकृत न्याय प्रणाली है। और उस एकीकृत न्याय प्रणाली में जो शीर्ष पे सबसे टॉप पे जो जुडिशरी है या जो इंस्टीट्यूशन है उसको हम सर्वोच्च न्यायालय के नाम से जानते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात जो सबसे पहले हम बता सकते हैं। दूसरी बात, जब हम भारतीय संविधान निर्माण की बात कर रहे थे तब हमने कहा था कि भारतीय संविधान में बहुत सारे प्रावधान हमने 1935 के अधिनियम से ग्रहण किए थे। आप लोगों को पता होगा कि 1935 के अधिनियम में भारत को एक अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रावधान रखा गया था। और उसी अखिल भारतीय संघ बनाने के तहत 1935 के अधिनियम में एक और व्यवस्था की गई थी और वो थी फेडरल जुडिशरी। यहां पर आप ध्यान रखना, जिस शब्द की हम चर्चा कर रहे हैं वो है फेडरल जुडिशरी, यानी कि संघीय न्यायपालिका जो होगी वो स्थापित की जाएगी। और इसी के तहत 1937 के अंदर 1937 में दिल्ली के अंदर एक संघीय न्यायपालिका की स्थापना की गई थी। यहां पर आप ध्यान रखना, हमारा वर्तमान का जो टॉपिक है वो है सर्वोच्च न्यायपालिका, और 1935 के अधिनियम में जो स्थापित किया गया था वो था संघीय न्यायालय, यानी कि वो सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। क्यों वो सर्वोच्च न्यायालय नहीं था वो भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम देखते हैं कि 1935 के अधिनियम में जिस संघीय न्यायालय को स्थापित किया गया था उसी का सक्सेशन या जिसका उत्तराधिकार हम कह सकते हैं स्वतंत्र भारत में सर्वोच्च न्यायालय के रूप में वो उत्तराधिकार स्थापित हुआ। फिर अगर हम संविधान की बात करें तो हम कह सकते हैं कि संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लगाकर 147 तक भारतीय संविधान में न्यायपालिका, संघीय न्यायपालिका के अलग अलग प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अगली बात, जो अभी मैंने पहले एक बात कही थी उससे जुड़ा हुआ, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है ये सर्वोच्च है, सुप्रीम है, या जिसको हम एपेक्स जुडिशियल बॉडी के रूप में पहचान सकते हैं। और ये 1935 के संघीय न्यायालय के प्रावधान से प्रेरित हुआ है।
1935 के अधिनियम में एक बात कही गई थी कि संघीय न्यायालय की स्थापना तो की जाएगी, लेकिन वो सर्वोच्च नहीं होगा। क्यों सर्वोच्च नहीं होगा? क्योंकि उस न्यायपालिका के निर्णयों के विरुद्ध भी अपील की जा सकती थी। और वो अपील कहाँ की जाती थी? वो उसका प्रावधान था कि लंदन के अंदर, यानी कि ब्रिटेन में जो प्रीवी काउंसिल थी, उस प्रीवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। तो एक प्रकार से जो संघीय न्यायपालिका थी वो सर्वोच्च नहीं थी। सर्वोच्च हम किसको बता सकते हैं? ब्रिटिश शासन में प्रीवी काउंसिल एक तरह से सर्वोच्च न्यायपालिका थी, जो कि लंदन में थी। तो वर्तमान में जो सर्वोच्च न्यायालय है वो हम कह सकते हैं कि संघीय न्यायालय से तो प्रेरित है ही, लेकिन इसने प्रीवी काउंसिल का भी स्वरूप ग्रहण किया है। जो 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 अधिकार प्रीवी काउंसिल को प्राप्त थे, वो अधिकार इसी सर्वोच्च न्यायालय को स्वतंत्र भारत के अंदर प्राप्त हुआ है। तो ये एक और व्यवस्था जो हम यहाँ पर बता सकते हैं। और इन्हीं प्रावधानों के तहत हम बता सकते हैं कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय का जो प्रारंभ हुआ था वो 28 जनवरी 1950 को हुआ था, या हम ये कह सकते हैं कि जनवरी 1950 में हमारे यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। हम ये कह सकते हैं कि अगर अमेरिका के मॉडल से तुलना करें तो अमेरिका में भी एक संघीय व्यवस्था होने के नाते सशक्त सर्वोच्च न्यायालय को स्थापित किया गया है, लेकिन उसकी शक्तियां, उसके कार्य क्षेत्र सीमित हैं, क्योंकि वहां पर दोहरी न्यायपालिकाएं हैं। जबकि अगर हम भारत में देखें तो भारत भी एक संघीय व्यवस्था वाला देश है, और यहाँ पर भी एक सर्वोच्च सशक्त न्यायपालिका की स्थापना की गई है, जो कि एकीकृत न्याय प्रणाली से प्रभावित है, या एकीकृत न्याय व्यवस्था का गुण अपने अंदर समाहित किए हुए है। तो ये एक कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी जानकारी और मैं आपके साथ ऐड करना चाहता हूं। जैसे कि अभी हमने कहा कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय जो है वो 1935 के अधिनियम से प्रेरित हुआ है। 1935 में जिस संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, उससे प्रेरित होकर सर्वोच्च न्यायालय को स्थापित किया गया। इसका मतलब ये नहीं कि 1935 के पहले भारत में सर्वोच्च न्यायालय या सशक्त न्यायपालिका का स्थान नहीं था। सबसे पहले जो आधुनिक न्यायपालिका का ढांचा है, भारत में सबसे पहले 1773 के अंदर एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था, और उस रेगुलेटिंग एक्ट में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसके तहत 1774 में 1774 ईस्वी में भारत में कोलकाता के अंदर सर्वोच्च न्यायालय को स्थापित किया गया था, जो आगे भी कंटिन्यू रहा। तो कहने का मतलब, वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय भले ही 1935 के अधिनियम में स्थापित संघीय न्यायालय से प्रेरित हुआ है, लेकिन उसके पहले भी भारत में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय को स्थापित किया जा चुका था, जो कि कलकत्ता में स्थापित हुआ था। तो ये कुछ प्रारंभिक बातें जो हम सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बता सकते हैं। अभी एक वर्ड हमने यूज किया है कि हमारे यहाँ पर न्यायपालिका में यूनिफॉर्मिटी रखी है। हमारी न्याय व्यवस्था को हम एकीकृत न्याय व्यवस्था कहते हैं। तो एकीकृत न्याय व्यवस्था का संरचनात्मक ढांचा किस तरह से है, हम चलते हैं ऊपर से नीचे की तरफ चलें तो हम ये कह सकते हैं कि भारत के अंदर सबसे ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट, जिसको हम उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के रूप में जानते हैं, वो है। उसके नीचे संविधान ने हाई कोर्ट्स यानी कि उच्च न्यायालयों की व्यवस्था की है ना। वर्तमान में अगर हम देखें तो देश के अंदर 25 उच्च न्यायालय है, जो कि या तो कुछ राज्यों में सेपरेट है, या कुछ 2-3 राज्यों को मिलाकर भी एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। तो वर्तमान में कुल 25 हाई कोर्ट्स है, और उसके कंपेयर में हम देखें तो एक सुप्रीम कोर्ट है। उसके हाई कोर्ट के भी अगर नीचे चलें तो हम बता सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट को स्थापित किया गया है, और सबसे लोअर लेवल पर हम बता सकते हैं कि हमारे यहाँ पर अधीनस्थ न्यायालय या सबऑर्डिनेट कोर्ट से। तो ये 4 स्तर के न्यायालय हम लोग भारतीय न्याय व्यवस्था में बता सकते हैं। अगर नीचे से ऊपर की तरफ चले तो सबसे पहले अधीनस्थ न्यायालय है, उसके ऊपर जिला और सत्र न्यायालय है, उसके ऊपर उच्च न्यायालय है, और सबसे ऊपर जिसको हम बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट है। और ऊपर से लगाकर नीचे तक एक समान कानून से इन न्यायपालिकाओं में न्याय प्रदान करने का जो प्रमुख कार्य है वो कार्य किया जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात जो एकीकृत न्याय व्यवस्था से जुड़ी हुई है। अगर हम इसके कॉम्पोजिशन की बात करें, उच्चतम न्यायालय के संगठन की, तो अलग अलग बिंदुओं की हम चर्चा कर सकते हैं।
सबसे पहले हम बात करते हैं न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। आर्टिकल 124 के अंदर ये कहा गया है कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा और उस सर्वोच्च न्यायालय के अंदर एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। अर्थात जो संविधान 1950 में लागू हुआ था, उस संविधान के अंदर कुल 8 न्यायाधीशों की व्यवस्था भारतीय संविधान के द्वारा की गई थी। यहां आप ध्यान रखना, हम 1950 की बात कर रहे हैं। जब मूल संविधान लागू हुआ था तो 7 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश का प्रावधान इस संविधान ने किया था। अर्थात हम कह सकते हैं कि कुल 8 न्यायाधीशों की व्यवस्था थी। अब यहां पर एक चीज आप विशेष नोट कर लें, समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन किया गया है ना। जैसे 1956 के अंदर कुल 11 न्यायाधीश कर दिए गए, 8 से बढ़ाकर 11 कर दिए गए, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 10 अन्य न्यायाधीश होंगे। इसी तरह से 1960 में 11 से बढ़ाकर 14 कर दिए गए, 1977 में 14 से बढ़ाकर 18 कर दिए गए और 1986 में न्यायाधीशों की संख्या में फिर वृद्धि की गई और 18 से बढ़ाकर वो संख्या 26 कर दी गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 25 अन्य न्यायाधीश होंगे, ऐसा प्रावधान किया गया। 2009 फरवरी में एक और संशोधन किया गया और न्यायाधीशों की संख्या पुनः बढ़ाई गई और वर्तमान में जब हम बात करें तो कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के अंदर कुल 31 न्यायाधीश हैं, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 30 अन्य न्यायाधीश होंगे। तो ये जो प्रावधान है, जो मैं कहने जा रहा हूं, उस बात पर गौर करना। भारतीय संविधान के अंदर अभी भी अगर हम 124 अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 124 के अंदर कुल कितने न्यायाधीश होंगे, तो उसका जवाब यही है कि संविधान में अभी भी 8 न्यायाधीशों का उल्लेख है। इसका मतलब क्या है कि संविधान ने यह प्रावधान किया है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ानी है तो ये संख्या संविधान में संशोधन करके नहीं बढ़ाई जाएगी, बल्कि न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का दायित्व संसद को दिया गया है। समय समय पर संसद कानून बनाकर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकती है, घटा सकती है, अर्थात उनमें संशोधन कर सकती है। तो ये संसदीय कानूनों के तहत जो 8 न्यायाधीश थे प्रारंभ में हमारे, वो 8 न्यायाधीश संसदीय कानूनों के तहत बदलाव हुआ है और वर्तमान में 31 न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में कार्यरत है। तो ये आप लोगों के लिए जानना जरूरी है कि संविधान में अभी भी अनुच्छेद 124 में 8 न्यायाधीशों का ही उल्लेख है। तो अगर आपके कभी इस प्रकार का प्रश्न आ जाए कि संविधान क्या कहता है, तब तो हमारा जवाब 8 ही होना चाहिए। लेकिन अगर ये आ जाए कि सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में कुल कितने न्यायाधीश कार्यरत हैं, तब हम कह सकते हैं कि ये 31 है, जो कि समय पर संसदीय कानूनों के द्वारा परिवर्तित किए गए हैं। तो ये पहला बात हम बता सकते हैं न्यायाधीशों की संख्या को लेकर। दूसरा, कौन व्यक्ति न्यायाधीश बन सकता है, यानी कि संविधान में न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या बताई गई है। तो हम यहां पर बता सकते हैं 2 योग्यताओं की चर्चा संविधान के अंदर की गई है। मोटे तौर पर 2 तरह की योग्यताएं बताई गई हैं। सबसे पहला, वो व्यक्ति जो भारत का सिटीजन होगा, भारत का नागरिक होगा, वो व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के अंदर न्यायाधीश बन सकता है। यहां पर हम बात कर रहे हैं न्यायाधीश की, है ना। यहाँ केवल चीफ जस्टिस की बात नहीं हो रही है, केवल मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितने 31 न्यायाधीश हैं, उन न्यायाधीशों की चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं कि कौन बन सकता है। तो पहली बात, वो व्यक्ति जो भारत का सिटीजन है, नागरिक है, वो व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। और दूसरी जो योग्यता संविधान बताता है, वो है उसका वर्क एक्सपीरियंस, कार्य अनुभव। इसको आप ध्यान रखना। अब मैंने इसको समराइज किया है, समराइज करके मैंने ये लिखा है कि भारत के नागरिक होने के साथ साथ कार्य अनुभव भी देखा जाता है। लेकिन कार्य अनुभव की परिभाषा क्या है, तो संविधान में 3 तरह की बातें यहां पर उल्लेखित की गई है। पहली बात क्या है कि वो व्यक्ति जो हाई कोर्ट के अंदर, किसी भी देश के अंदर, जैसे अभी 25 उच्च न्यायालय है, किसी भी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक जस्टिस यानी कि न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, ऐसे व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। तो ये पहला कार्य अनुभव क्या होगा कि किसी भी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष के लिए उसने चीफ जस्टिस के रूप में कार्य करने का अनुभव प्राप्त किया हो, पहली बात।
दूसरी बात यहाँ पर एक और बताई गई है कि हमारे यहाँ पर जैसे हमने कहा था कि हाई कोर्ट के साथ साथ लोअर कोर्ट भी हैं, तो ऐसा व्यक्ति जिसने हाई कोर्ट या दूसरे न्यायालयों में 10 वर्ष तक, कम से कम 10 वर्षों तक वकालत यानी कि एज ए एडवोकेट काम करने का अनुभव प्राप्त कर लिया हो, ऐसे व्यक्ति को भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज बनाया जा सकता है। देखिए पहली और दूसरी बात में अंतर क्या है। पहली बात में हमने पढ़ा था कि हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्ष तक जज रहने का अनुभव हो, या देखो ये दोनों तीनों जो बातें हम कर रहे हैं वो साथ साथ नहीं है, ये ऑप्शन में है। यानी कि उस व्यक्ति को जो हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्ष तक जज रहा हो, या उस व्यक्ति को जो हाई कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर मिनिमम 10 वर्ष तक एडवोकेट के रूप में काम कर चुका हो, या तीसरी एक और कंडीशन कही गई है, संविधान ये कहता है कि राष्ट्रपति की नजर में वो व्यक्ति जो फेमस लॉ एक्सपर्ट हो, जिसको हम कहते हैं कानूनवेत्ता, प्रसिद्ध न्यायविद, जिसको कानून का अच्छा ज्ञान हो, ऐसे व्यक्तियों को सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज बनाया जा सकता है। तो ये तीनों कंडीशन जो है वो ऑप्शनल है, पहली कंडीशन या दूसरी कंडीशन या तीसरी कंडीशन। अगर इन तीनों में से एक भी कंडीशन कोई फुलफिल करता है और अगर वो भारत का नागरिक है तो उसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज बनाया जा सकता है। आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिकल बात मैं बता दूं कि ये जो तीसरी कैटेगरी है जिसमें ये कहा गया है कि राष्ट्रपति की नजर में कोई व्यक्ति अगर कानूनवेत्ता है तो उसको जज बनाया जा सकता है, भारतीय राज व्यवस्था के 70-72 सालों के इतिहास में अभी तक ऐसा एक भी मौका नहीं आया है जब राष्ट्रपति ने इस योग्यता के आधार पर किसी को न्यायाधीश बनाया हो। अभी तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितने भी जजेस बने हैं वो सब जजेस इन पहली दो कैटेगरियों में से एक कैटेगरी को फिल करने के आधार पर बना है, और उसमें भी ज्यादातर अधिकांश न्यायाधीश वही बने हैं सुप्रीम कोर्ट में जो किसी न किसी हाई कोर्ट के अंदर जज रहने का अनुभव प्राप्त कर चुके हैं। बहुत कम संख्या में ऐसे न्यायाधीश बने हैं जिन्होंने वकालत का अनुभव किया है, बिना जज के अनुभव के उनको सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया गया है। तो ये न्यायाधीशों की योग्यता जो भारतीय संविधान के अंदर बताया गया है। नियुक्त कौन करता है, नियुक्ति या अपॉइंटमेंट का प्रोसेस क्या है, तो हम बता सकते हैं सबसे पहले चीफ जस्टिस की बात करते हैं। जो मुख्य न्यायाधीश है उस मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है, तो संविधान में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है वो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा, और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते वक्त राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे न्यायाधीशों और हाई कोर्ट के जजेस से परामर्श करेगा। तो यहां पर यह ध्यान रखना, अगर एक शब्द में उत्तर आता है तो हम लोग कह सकते हैं कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन अगर डिटेल में अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति ये नियुक्ति न्यायाधीशों के परामर्श के आधार पर करता है। फिर एक दूसरी बात यहां पर और हम बता सकते हैं कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते वक्त राष्ट्रपति को सीनियोरिटी का ध्यान रखना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं वरीयता, है ना। सीनियोरिटी मतलब जो सीनियर मोस्ट है, जैसे आप लोगों ने देखा था मूल संविधान के अंदर 8 थे फिर 11 हुए, अगर हम दूसरे मुख्य न्यायाधीश को छोड़ दें तो पहले 7 थे फिर 10 हुए फिर 13 हुए 25 हुए। तो इनमें जो सीनियर मोस्ट है उस सीनियर मोस्ट को चीफ जस्टिस के पोस्ट पर अपॉइंट किया जाएगा, ऐसी एक ट्रेडिशन शुरू में चली थी। लेकिन सबसे पहले 1973 के अंदर इसको इस परंपरा, इस ट्रेडिशन को इग्नोर किया गया और जूनियर को भी सीनियर बनाने का उदाहरण भारतीय राज्य व्यवस्था में देख सकते हैं। और इसी तरीका का एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं 1977 में, जब एक बार पुनः सीनियोरिटी की उपेक्षा करते हुए जूनियर व्यक्ति को चीफ जस्टिस बनाया गया। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन इन एग्जाम्पल्स को छोड़कर यदि हम जनरल एस्पेक्ट में बात करें तो हम क्या कह सकते हैं कि सीनियोरिटी के बेस पर ही सुप्रीम कोर्ट में जो सीनियर जज है उस सीनियोरिटी को ध्यान में रखते ही राष्ट्रपति चीफ जस्टिस को अपॉइंट करता है। यहां पर हम एक और केस का उदाहरण लेंगे।
एक एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस आया था 1993 में, जिसका डिसीजन हुआ था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, दूसरे न्यायाधीश का मामला। ये केस का जो टाइटल है वो था दूसरे न्यायाधीश का मामला। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि सीनियोरिटी को प्राथमिकता देनी ही होगी, यानी कि सीनियोरिटी को इग्नोर नहीं किया जाएगा। तो ये एक एग्जांपल सेट किया था 1993 के एक जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। हम एक और कभी क्लास के अंदर पढ़ेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति कॉलेजियम के माध्यम से होती है, तो वो किस तरह से, वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है, तो हम उस पर एक अलग से क्लास पूरी लेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस में इलेक्ट्रल ये कॉलेजियम सिस्टम को लेकर। तो वो अलग बात है। फिलहाल हम इतना ही देखते हैं कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है और उसमें सीनियोरिटी को ध्यान में रखने की एक परंपरा हमारे यहाँ पर स्थापित हुई है। फिर मुख्य न्यायाधीश के अलावा अगर हम दूसरे जजेस की बात करें, तो दूसरे जो जजेस हैं, जैसे वर्तमान में 30 अन्य न्यायाधीश हैं, तो उनकी नियुक्ति कैसे होती है? तो संविधान ये कहता है कि उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय चीफ जस्टिस से परामर्श करेगा, है ना। तो ये व्यवस्था लंबे समय तक चलती रही, राष्ट्रपति के द्वारा चीफ जस्टिस से परामर्श लेने की। लेकिन इससे रिलेटेड कुछ जजमेंट हमारे लिए जरूरी है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं 1982 के अंदर एक मामला आया था, पहला न्यायाधीश मामला, जिसके अंदर कोर्ट ने क्या कहा था कि ये जो परामर्श लेना है न्यायाधीश से, मुख्य न्यायाधीश से, उस परामर्श का मतलब ये जरूरी नहीं है कि उसकी राय को माने ही माने या उसकी सहमति को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। इस प्रकार का एक जजमेंट 1982 के अंदर आया। लेकिन 1993 के अंदर इसी जजमेंट को वापस रिवर्ट किया गया और दूसरे न्यायाधीश मामले में यह कहा गया कि जब भी राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों की नियुक्तियां करेगा तो उसे चीफ जस्टिस की सहमति लेनी ही होगी, यानी कि उसके परामर्श को मानना ही होगा। और इसी से जुड़ा हुआ एक और मामला जो 1998 में आया, जो कि तीसरा न्यायाधीश मामला था, उसके अंदर यह कहा गया कि राष्ट्रपति जब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा तो उसमें केवल मुख्य न्यायाधीश का परामर्श जरूरी नहीं है, मुख्य न्यायाधीश 4 दूसरे न्यायाधीशों से और परामर्श करेगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट के 4 और जजेस होंगे। मतलब इन सब के परामर्श, इन सब की सहमति के बाद जिस व्यक्ति को रिकमेंड किया जाएगा राष्ट्रपति उसको चीफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस के पद पर अपॉइंट करेगा। तो ये 3 केसेस हम बता सकते हैं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में, जो कि राष्ट्रपति को परामर्श देने से जुड़े हुए हैं। इन 2 प्रकार के न्यायाधीशों के अलावा हम एक और प्रकार के न्यायाधीश की चर्चा यहां पर कर सकते हैं, वो है एडोक जजेस, यानी कि जिसको हम कहते हैं तदर्थ न्यायाधीश। आर्टिकल 127 के अंदर जो भारत का संविधान है उसके अनुच्छेद 127 में एडोक जजेस या तदर्थ न्यायाधीशों का उल्लेख किया गया है। ये क्या व्यवस्था है इसको समझना हमारे लिए जरूरी है। कई बार 2 नंबर का आपके प्रश्न भी आता है। जब भी कोरम पूरा नहीं होता है, कोरम का मतलब आपको पता है ना कि सदन की गतिविधि, या जनरली हम इसको व्यवस्थापिका के संदर्भ में समझते हैं कि व्यवस्थापिका के अंदर सदन की गतिविधियों को चलाने के लिए न्यूनतम सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। अगर वो न्यूनतम सदस्य उपस्थित नहीं होते हैं तो उसको हम कोरम के रूप में समझते हैं, है ना, गणपूर्ति जिसको हिंदी में कहा जाता है। इसी तरह से वर्कलोड के बेस पर यदि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोरम पूरा नहीं हो रहा है ना, तो उस कोरम को पूरा करने के लिए, यानी कि जजेस पूरे नहीं हो रहे हैं, तो जजेस पूरा करने के लिए, कोरम पूरा करने के लिए एडोक जजेस को अपॉइंट किया जा सकता है। तो ये पहली, कब एडोक जजेस कब अपॉइंट होंगे? कोरम पूरा करने के लिए। दूसरी बात, एडोक जजेस अपॉइंट होंगे कहां से? तो हमारे यहां पर जितने भी हाई कोर्ट हैं, उन हाई कोर्ट में काम करने वाले किसी भी जज को, किसी भी न्यायाधीश को एडोक जजेस की पोस्ट पर अपॉइंट किया जा सकता है। तो ये दूसरा, किस एरिया से लिया जाएगा एडोक जजेस को? हाई कोर्ट, किसी भी हाई कोर्ट के किसी भी जज को अपॉइंट किया जा सकता है। कौन अपॉइंट करेगा एडोक जजेस को? तो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, वो चीफ जस्टिस को ये राइट होगा कि वो कोरम पूरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एडोक जजेस को अपॉइंट कर सकता है। लेकिन उसके लिए कंडीशन है। सपोज करो राजस्थान की हाई कोर्ट के किसी जज को सुप्रीम कोर्ट में एडोक जज अपॉइंट करना है,
तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से परामर्श करना पड़ेगा कि आपके यहाँ के अमुक व्यक्ति को हम हमारे यहाँ पर एडॉक जज के पोस्ट पर अपॉइंट करना चाहते हैं। उस परामर्श के बाद जब राष्ट्रपति से मंजूरी मिल जाती है, तब ऐसी कंडीशन में ही किसी व्यक्ति को एडॉक जज की पोस्ट पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा अपॉइंट किया जा सकता है। पहली बात तो ये। और दूसरी बात, जिस भी व्यक्ति को एडॉक जजेस की पोस्ट पर अपॉइंट किया जा रहा है, उसके अंदर एलिजिबिलिटी होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की। और एलिजिबिलिटी अभी हमने देखी, या तो उसके पास 10 वर्षों की वकालत का अनुभव हो, या वो 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में हाई कोर्ट के अंदर काम कर चुका हो। तो इस प्रकार की अगर योग्यता है तो उसको तदर्थ न्यायाधीश या एडॉक जज की पोस्ट पर अपॉइंट किया जा सकता है। तो ये 3 प्रकार के न्यायाधीशों की व्यवस्था मोटे तौर पर हम लोग बता सकते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर की गई है। अब अगर हम टेन्योर की बात करें, कार्यकाल, न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना है, तो संविधान के अंदर जजेस का कोई कार्यकाल तय नहीं किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था कि उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लोकसभा का कार्यकाल पढ़ा था कि उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राज्यसभा के मेंबर्स का कार्यकाल पढ़ा कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तो ऐसा कोई सर्टेन टाइम पीरियड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में नहीं बताया गया है। कोई क्लियर कार्यकाल जजों के बारे में संविधान में उल्लेखित नहीं है। लेकिन फिर भी 3 प्रावधान, कार्यकाल से जुड़े हुए 3 प्रावधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम देख सकते हैं। वो 3 प्रावधान कौन कौन से हैं? सबसे पहले, कोई भी जज मैक्सिमम 65 ईयर की एज तक अपने पद पर बना रह सकता है। सपोज करो अगर कोई 55 वर्ष के अनुभव में बन गया, तब भी वो 65 वर्ष की आयु तक जज रहेगा। अगर कोई 60 वर्ष में बना, तब भी वो 65 वर्ष तक रहेगा। अगर कोई 64 वर्ष की आयु में बना, तब भी वो 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रहेगा। तो कहने का मतलब, मैक्सिमम व्यक्ति की, जो जज है उसकी मैक्सिमम आयु तय कर रखी है कि वो जब तक 65 वर्ष की आयु ग्रहण कर लेगा, तब तक वो अपने पद पर, सुप्रीम कोर्ट के जज के पद पर वो कार्य कर सकता है। तो एक ये प्रावधान हम बता सकते हैं। दूसरी बात, इसके पहले भी अगर कोई जज चाहे तो राष्ट्रपति को अपना रेजिग्नेशन दे सकता है। राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर वो खुद अपने पद से पदमुक्त हो सकता है। तो ये दूसरा प्रावधान उसके कार्यकाल से जुड़ा हुआ। और तीसरी बात जो अभी हम लोगों ने पढ़ी थी संसद के दौरान भी, कि अगर संसद रिकमेंड कर दे, संसद के दोनों हाउस अगर एक संकल्प पारित करके ये रिकमेंडेशन भेज दे राष्ट्रपति को कि अमुक न्यायाधीश कार्य करने में सक्षम नहीं है या उसका व्यवहार संवैधानिक नहीं है, तो ऐसी रिकमेंडेशन के बेस पर राष्ट्रपति उस जज को हटा सकता है, टर्मिनेट कर सकता है। तो ये 3 प्रोविजन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जजेस के टेन्योर को लेकर बताए गए हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कोई एक सर्टेन टेन्योर इन जजेस का नहीं है, लेकिन ये 3 प्रावधान भारतीय संविधान में जजेस के कार्यकाल को लेकर बताए गए हैं। अब यहां पर अभी जो तीसरी कंडीशन हम लोगों ने देखी, उसको थोड़ा सा डिटेल में उसका प्रोसीजर समझ लेते हैं, है ना। कई बार आप लोगों को ये पढ़ने में भी आता है कि राष्ट्रपति को जिस प्रकार से इम्पीचमेंट के माध्यम से हटा सकते हैं, उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी इम्पीचमेंट के माध्यम से हटाने का प्रावधान है। तो उससे जुड़ी हुई क्या बात यहाँ पर हम बता सकते हैं? सबसे पहली बात, अगर किसी न्यायाधीश या जजेस के खिलाफ दुर्व्यवहार या सिद्ध कदाचार, इसका मतलब हम इन शॉर्ट ये ले सकते हैं कि उसका व्यवहार अगर करप्ट हो चुका है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो चुका है, तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति एक आदेश के द्वारा ऐसे जजेस को हटा सकता है। लेकिन उसके पीछे प्रोविजन क्या है? तो हम कह सकते हैं 1968 के अंदर एक एक्ट आया था जिसको हम कहते हैं न्यायाधीश जांच अधिनियम। और इस न्यायाधीश जांच अधिनियम में महाभियोग की प्रक्रिया जो कि जजेस के खिलाफ लगाई जाएगी, उसका उल्लेख किया गया है। अब उसमें क्या प्रावधान किया गया है कि संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में, ऐसे न्यायाधीश जिनके खिलाफ दुर्व्यवहार या कदाचार का मामला है, उसके खिलाफ निष्कासन का प्रस्ताव लाया जा सकता है। वो प्रस्ताव कौन ला सकता है? तो लोकसभा में कम से कम 100 सदस्यों के द्वारा और राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्यों के द्वारा ऐसे जजेस
जिनके खिलाफ दुर्व्यवहार या कदाचार का आरोप वो लगा रहे हैं, उनके खिलाफ निष्कासन का प्रस्ताव उनके सदन के सभापति या अध्यक्ष को देना होता है। तो ये सबसे पहला उसका चरण हम बता सकते हैं। जब इस प्रकार का प्रस्ताव सभापति या अध्यक्ष के पास आ जाता है तो वो उस प्रपोजल को रिजेक्ट भी कर सकता है और एक्सेप्ट भी कर सकता है। हम ये कल्पना कर लेते हैं कि अगर संसद के किसी भी सदन में ऐसा निष्कासन प्रस्ताव पारित हुआ और सदन के सभापति या अध्यक्ष के द्वारा उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया गया, तब सेकंड स्टेप क्या होगी कि वो अध्यक्ष या सभापति 3 मेंबर्स की एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करता है और उस कमेटी में कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट का एक जज होता है, हाई कोर्ट का किसी भी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है और एक लॉ एक्सपर्ट होता है। इन 3 व्यक्तियों की एक कमेटी होती है जो ये जांच करती है कि निष्कासन प्रस्ताव में जो आरोप किसी जज पर लगाए गए हैं वो सही है या नहीं है। और जब वो जांच कर लेती है ये 3 मेंबर्स की कमेटी, तो वो उसी सदन के अंदर वापस अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है जिस सदन के अंदर निष्कासन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। उसके बाद सदन के अंदर उस रिपोर्ट के ऊपर विचार विमर्श किया जाता है और जब वो सदन अपने विशेष बहुमत यानी कि कुल बहुमत और मतदान करने वालों की 2/3 मेजोरिटी से जब वो प्रपोजल पारित कर दिया जाता है तो वो दूसरे हाउस में जाता है और दूसरे हाउस में भी जब विशेष बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है तो ये मान लिया जाता है कि ऐसे जजेस के खिलाफ संसद ने उनको हटाने का संकल्प प्रस्ताव पारित कर लिया है और फिर वो रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को भेजते हैं और उस रिकमेंडेशन के बेस पर प्रेसिडेंट जो है वो उस जज को हटाने का ऑर्डर जारी कर देता है। तो ये एक अलग तरह की प्रक्रिया कुछ अर्थों में महाभियोग की जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं जजेस को हटाने को लेकर। अब अगर हम बात करें कुछ अलग अलग मिसलेनियस कंटेक्स्ट के अंदर अलग अलग संदर्भों में, तो हम बात कर सकते हैं कि जजेस को शपथ कौन दिलाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 2 बातें संविधान में लिखी गई है। सबसे पहली बात, मुख्य न्याय सुप्रीम कोर्ट के जजेस को शपथ राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति शपथ दिला सकता है। तो इसीलिए आप देखते होंगे कि राष्ट्रपति जो है वो मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है और राष्ट्रपति के नाम पे मुख्य न्यायाधीश जो है वो अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है। तो ये एक ओथ का जो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में वो किया गया है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट को लेकर संसद को कुछ पावर्स दिए गए हैं। कौन कौन से पावर्स हैं? टाइम टाइम पर वो जजेस की संख्या को इंक्रीज कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है। कहने का मतलब न्यायाधीशों की संख्या क्या निर्धारण करने का अधिकार संसद के पास है। इसी तरह से न्यायाधीशों के वेतन क्या होंगे, सैलरी और वेजेस, उनके भत्ते क्या होंगे, वो संसद के द्वारा तय किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मेंबर्स को क्या क्या प्रिविलेज प्राप्त होंगे, वो विशेषाधिकार संसद के द्वारा तय किया जाता है। यहां तक कि अवकाश और पेंशन जो कि न्यायाधीशों का अधिकार है वो क्या किस प्रकार से डिसाइड होंगे, वो भी संसद के द्वारा तय किए जाते हैं। तो ये संसद को अधिकार जो सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए हैं। एक अगली बात यहां पर हम और बता सकते हैं, एक्टिंग चीफ जस्टिस, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का मतलब यह है कि अगर अभी हमने कहा कि संसद के अंदर कुल 31 न्यायाधीश हैं जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश है और 30 अन्य न्यायाधीश है। किसी कारणवश मुख्य न्यायाधीश का पद या तो रिक्त हो रहा है या उस पद पर काम करने वाला व्यक्ति असक्षम हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में एक्टिंग चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया जा सकता है। तो वो अपॉइंट कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति 3 कंडीशन में एक्टिंग चीफ जस्टिस को अपॉइंट कर सकता है। पहला, उसका पद यदि रिक्त हो चुका है तो अगली नियुक्ति तक कौन चीफ जस्टिस होगा उसके लिए एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति की जा सकती है। दूसरा, यदि टेम्परेरी चीफ जस्टिस अपनी पोस्ट पर काम नहीं कर पा रहा है, वो अब्सेंस है टेम्परेरी तौर पर, तो उस स्थिति में भी कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। और तीसरी बात, यदि अपने हेल्थ के कारण या किसी दूसरे इशू के चलते अगर कोई चीफ जस्टिस अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, वो असमर्थ हो रहा है अपने दायित्वों के निर्वहन में, तो ऐसी स्थिति में भी राष्ट्रपति जो है वो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। कुछ और बात अगर हम देखें तो यहां पर कह सकते हैं कि जो रिटायर्ड जजेस होते हैं, कभी कभी उन रिटायर्ड जजेस को भी पुनः सुप्रीम कोर्ट के जजेस की पोस्ट पर काम करने के लिए उनसे आग्रह किया जा सकता है। ये आग्रह कौन करेगा? चीफ जस्टिस कर सकता है। एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए चीफ जस्टिस
किसी रिटायर्ड जज से सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी सेवाएं देने का आग्रह कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसको पहले राष्ट्रपति से मंजूरी लेना आवश्यक है। राष्ट्रपति की अनुमति से ही वो ऐसा काम कर सकता है। यहां आप एक चीज और ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट का वर्कलोड कम करने के लिए या जो पेंडिंग केसेस है उनका निवारण करने के लिए समय पर टाइमली वो कैसे सॉल्व हो, इसके लिए इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। लेकिन अगर सपोज किसी व्यक्ति को, सेवानिवृत्त व्यक्ति को टेम्परेरी तौर पर काम करने के लिए इनवाइट किया जाता है, तो वो टोटल नंबर में काउंट नहीं होता है। टोटल नंबर तो न्यायाधीश के 30 ही रहते हैं, लेकिन अगर कोई रिटायर्ड जज आकर अपनी सर्विस देता है तो इसका मतलब ये नहीं कि 32वां या 31वां या 35वां जज हो गया, उसका नंबर वो नंबर में काउंट नहीं होता है, केवल उसकी सर्विस ली जाती है जुडिशरी के अंदर। उसको दूसरे सारे राइट्स मिलते हैं, लेकिन उसको एज ए सुप्रीम कोर्ट के मेंबर के रूप में नहीं देखा जाता है। फिर न्यायालय की प्रक्रिया क्या है, तो कुछ बातें हम ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को खुद ये अधिकार है कि वो अपनी प्रक्रिया और संचालन संबंधी नियम बना सकता है ना। आप लोगों को पता है कि राष्ट्रपति जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है। तो ऐसे विषय पर जो संवैधानिक महत्व के विषय हैं, जिसमें राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगा हो, तब 5 जजों की एक बेंच बैठती है और उस बेंच के द्वारा राष्ट्रपति को परामर्श दिया जाता है या उस संवैधानिक विषय पर अपनी राय रखी जाती है। इसके अलावा अगर कोई जनरल इशू है, यानी कि जो संवैधानिक विषय नहीं है और जनरल इशू है, तो उस पर 3 लोगों की बेंच के द्वारा निर्णय दिया जाने का काम किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की जितने भी जो कार्यवाही होती है वो फैसले खुले तौर पर किए जाते हैं, यानी कि बंद कमरे में नहीं होते हैं। और जो भी, जैसे अभी हमने कहा कि बेंचेस 3 या 5 जजों की बेंच मिलकर फैसले करती है, तो उसमें निर्णय जो है वो बहुमत से लिए जाते हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि अल्पमत वाला निर्णय मान्य होता है। बेंच के अंदर जब भी किसी विषय पर निर्णय लिया जाता है तो वो बहुमत से लिया जाता है। तो ये न्यायालय की कुछ प्रणालियां का प्रक्रिया है जिस पर भी हम बात कर सकते हैं। एक चीज और छोटी सी मैं यहाँ बता देता हूं, आप लोगों को पता होगा हमारे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के अंदर है, लेकिन उसकी बेंच है या नहीं। जैसे आप लोग राजस्थान में रहते हो, राजस्थान में हाई कोर्ट जो है वो जोधपुर के अंदर है और हाई कोर्ट की एक बेंच स्थापित की गई है जयपुर में। तो क्या सुप्रीम कोर्ट की भी कोई बेंच है? तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की कोई बेंच नहीं है ना। लेकिन संविधान मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार देता है कि अगर वो चाहे तो राष्ट्रपति की अनुमति या परामर्श से वो कहीं पर अपनी सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच स्थापित कर सकता है। अभी तक की नहीं है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार है कि वो इस प्रकार की बेंच स्थापित कर सकता है। उसको और कोई जुडिशरी, सबऑर्डिनेट जुडिशरी ये ऑर्डर या ऐसा डिसीजन नहीं दे सकती है। ये मुख्य न्यायाधीश का अपना मामला है कि वो सुप्रीम कोर्ट की बेंच स्थापित करे या ना करे, लेकिन उसके लिए राष्ट्रपति की मंजूरी ली जानी आवश्यक है। तो ये कुछ सामान्य बातें हैं जो सुप्रीम कोर्ट के संगठनात्मक पक्ष से जुड़ी हुई या संरचनात्मक पक्ष से जुड़ी हुई है। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन या क्षेत्राधिकार क्या है।